नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एन के वर्मा, मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन लगाकर अपना सवाल डॉक्टर एन के वर्मा से पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं। अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद डॉक्टर एन के वर्मा हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप अपने तमाम सवालों के जवाब उनसे ले सकते हैं। दरअसल देश भर में कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। इसका संक्रमण काफी खतरनाक साबित हो रहा है। तो कोरोना का न्यू स्ट्रेन क्या है, यह आपको बताते हैं। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। तो कोरोना के न्यू स्ट्रेन के लक्षणों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना। थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। तो कोरोना से और इसके नए स्ट्रेन से कैसे खुद को बचाया जा सके, इसी पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एन के वर्मा आज फिर से मौजूद हैं। डॉक्टर एन के वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी। वर्मा साहब, ये समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है नए स्ट्रेन को लेकर और इसके जो मामले सामने आ रहे हैं काफी गंभीर हैं। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सैचुरेशन का गिरना आम एक चीज देखी जा रही है, जो मामले गंभीर तरीके से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन किस तरीके से लोग अपनी बॉडी में बरकरार रखें, किस तरह से उस अगर कमी होती है उसको पूरा करें, इस पर क्या आपकी राय? देखिए, ये देखा गया है कि अगर ऑक्सीजन की किसी वक्त किसी मरीज में कमी आती है तो हमें ये सलाह देनी होती है मरीजों को कि आप पेट के बल लेटिए। अगर आप उल्टा लेटेंगे, जिससे कि आपके जो फेफड़ों में पूरी हवा जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। और उससे विशेषकर लेटने का तरीका ये है कि आपके जो पेट जो है और बिस्तर के बीच में थोड़ा सा फासला रहना चाहिए और आपके जो पेल्विस है वहां पे एक सपोर्ट होना चाहिए तकिए का, और पैरों की तरफ एक सपोर्ट होना चाहिए। और हाथ जो आगे की तरफ होंगे वो चाहे आप अपने मोड़ के रख सकते हैं या सीधे रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रख सकते हैं। और ऐसा करने से 2-4 घंटे, अगर आप 2 या 3 घंटे आप ऐसे लेटेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो लेवल वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है या आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखा है कि ऑक्सीजन आपकी शरीर में कम है, तो उल्टा लेटने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बीच में अगर आप पेट के बल लेटे लेटे थक गए हैं तो थोड़ा सा साइड में भी, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लेट सकते हैं और उसके बाद फिर वापस आप उल्टे लेट सकते हैं। उससे ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर में बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। वर्मा साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जगदीश रोहतक से जुड़ गए हैं। जगदीश, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोरोना होने के बाद वैक्सीन कितने दिन के बाद ली जानी चाहिए? जी
डॉक्टर साहब। हाँ जी। कोरोना होने के बाद वैसे भी मात्रा जो है एंटीबॉडीज की शरीर में बढ़ जाती है जी। और ये हेलो, मैं लेवल पूछना चाह रहा एक हद हूँ। जगदीश, बिल्कुल आपका सवाल डॉक्टर साहब तक हाँ, पहुंच गया है, वो कितने दिन जवाब के दे बाद रहे हैं। वैक्सीन और चाहिए? आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें सवाल पूछते वक्त। हालांकि जवाब अगर आपको चाहिए तो आप टीवी सेट से ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त अपना फोन बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। जी हाँ, देखिए हाँ जी। कोरोना होने के बाद अक्सर देखा गया है कि जी। एंटीबॉडीज का जो लेवल है ब्लड में वो काफी बढ़ जाता है, लेकिन एक समय आता है जब वो लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। और अगर आपको वैक्सीन लेना है तो आप 2 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के अंतराल के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। उससे आपके जो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज है उसको एक और उछाल मिलेगा और वो एंटीबॉडीज आपकी और शरीर में बढ़ जाएंगी। तो ये फासला रखना उचित रहेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी लेवल और अच्छी से बढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपको सवाल पूछने के लिए, और आपको उम्मीद है कि जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल भी रहा है, जिस तरह से हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे और आपने बताया कि कुछ प्रोन पोजीशन की एक्सरसाइज हैं जिसके बारे में आप बता रहे थे, तो ऐसे में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन कम होता है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन इस प्रोन पोजिशनिंग एक्सरसाइज के जरिए एक मरीज को मिल सकती है? देखिए, अलग अलग मरीजों में अलग अलग मात्रा में इसका उछाल मिलेगा जी। लेकिन अमूमन देखा गया है कि 4-5% आपका ऑक्सीजन जरूर, अगर आप इस तरह से सारा दिन में प्रोन लेटते हैं या राइट लैटरल लेफ्ट लैटरल लेटते हैं, उससे 5-6% जरूर आपका जो SpO2 लेवल बढ़ जाएगा। जी। और मैं ये भी साथ साथ कहूंगा, इस बात पे भी जोर डालूंगा कि आप प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और घर में जो दरवाजे हैं वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कमरा बंद हो, वेंटिलेशन अच्छी होगी और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोम विलोम जैसे लोग देखा गया है कि करते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपकी ऑक्सीजन लंग्स जो एक्सपैंड होंगे और ऑक्सीजन जो है वो शरीर में बढ़ जाएगी। जी। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जींद से रणवीर इस वक्त जुड़ गए। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। रणवीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ रमेश जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से मैं ये अपील करूंगा कि जब वो अपना सवाल पूछें तो कृपया अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। उससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और जवाब भी आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरी उम्र 66 ईयर है, 66 साल का हूँ जी। मैंने 24 तारीख को वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड। तो जब वो नर्स वैक्सीन लगा रही थी तो वो एयर निकालने के लिए जैसे ही उसने वो सिरिंज को वो ऊपर किया तो मेडिसिन करीब करीब सारी निकल गई थी। 1% या 2% थी जो उसने मेरे को लगाई। तो क्या अब मेरे को दोबारा लगवानी चाहिए वैक्सीन या नहीं? डॉक्टर साहब, ये आपने ये मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब आपको इंजेक्शन लग रहा था? उसी वक्त आपने कहना चाहिए था कि मेरी जो सारी दवाई है, जो वैक्सीन की जो डोज है, वो सारी की सारी तो बाहर निकल गई है, तो उसी वक्त वो आपको दोबारा लगा देते। नहीं, वो हमारा मुंह जो है दूसरी तरफ किया हुआ था उन्होंने। जब वो प्रिक करने लगे तो तब तक कहने से मतलब कहने ही लगा था, तब तक वो प्रिक कर चुकी थी। फिर मैंने उसके बाद उसको कहा तो ना तो मेरे पास मैसेज आया है और ना ही जो है उसने मेरी बात सुनी है। उसने कहा नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो नेक्स्ट को कर दिया। नहीं, देखिए, एक ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो कि आपके शरीर में जानी चाहिए, तभी वो ये एंटीजेंस जो है एंटीबॉडी बनाते हैं। अगर उसकी मात्रा ही बहुत कम गई है, मान लीजिए बहुत ही कम मात्रा में आपको एंटीजन मिला है, तो आपकी एंटीबॉडी डेफिनेटली उसमें कम बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे आप दोबारा वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में अपना संपर्क करें और अपनी बात को उनके सामने रखें, तो हो सकता है आपके लिए कुछ उन्होंने इसका समाधान निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब जरूर मिला होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतवीर हमारे साथ हैं। सतवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। सर, ये मेरे को पूछना था, जैसे मेरे को 6 महीने पहले कोरोना हुआ था और मेरे को ये लंग्स में ही प्रॉब्लम आई थी जी। तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ जैसे? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप। कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते। जिनको कोरोना हो चुका है वो भी दोबारा वैक्सीन ले सकते हैं।
और वैक्सीन लेने से आपकी जो एंटीबॉडी लेवल है वो शरीर में बढ़ेगा। और ये वैक्सीन जो है, देखा गया है कि जो पुराना वायरस था जो पिछले साल हमारे देश में फैला था, अब जो नया वेरिएंट आ रहा है उस वेरिएंट के खिलाफ भी काम करता है। तो इसके मद्देनजर भी आपको वैक्सीन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक वो जो पिछले दर्शक जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मैं उसके बारे में दोबारा से ये बता दूं कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो अपना 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद अपना एंटीबॉडी लेवल जो है शरीर में वो टेस्ट करवा लें किसी लैब से। अगर उनका एंटीबॉडी लेवल काफी अच्छी मात्रा में बढ़ गया है तो शायद उनको दोबारा से इंजेक्शन वो वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर अपना सवाल पूछने के लिए। और मैं बार बार दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि जब आप अपना सवाल पूछें तो कृपया अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, टीवी पर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। इससे आप बेहतर तरीके से फ़ोन पर अपना सवाल रख पाएंगे और फ़ोन पर ही आपको बेहतर तरीके से अपना जवाब मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि वैक्सीन आप 6 महीने के बाद, अगर आप कोरोना 6 महीने पहले अगर कोरोना आपको हुआ था, उसके बाद 6 महीने के बाद भी आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इसमें कितना गैप रखने की ज़रूरत है? अगर आप कोरोना से संक्रमित हाल ही में हुए हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर कितना गैप रखना होगा? देखिए, जो कोरोना की शिकार होते हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेफिनेटली बढ़ जाती है। ये बात अलग है कि किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन एंटीबॉडी जरूर शरीर में बढ़ती है। लेकिन ये देखा गया कि 2 या 3 महीने के बाद ये लेवल्स जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अगर आपको वैक्सीनेशन लेना है तो 3 महीने या 2.5-3 महीने के बाद आप ये वैक्सीन लें तो आपका एंटीबॉडी में ब्लड में काफी उछाल आएगा और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए, रणवीर एक दर्शक जीन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आप सवाल करें, लेकिन उससे पहले अनुरोध है कि आप अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम कर दें, फोन पर ही अपना सवाल सुने और फोन पर ही अपना जवाब लें। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, वो बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द है, कई दिन से है लगातार। जी, सिर्फ यही है कि बुखार भी है आपको? बुखार कम है जी, है तो बुखार के भी लक्षण तो बुखार के भी हुए हैं और ये दर्द ज्यादा है। तो आपने अपना कोरोना टेस्ट कराया कि नहीं कराया? ना, नहीं जी, कराया नहीं जी। देखिए, जो लक्षण आप बता रहे हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द है, बॉडी एक्स जिसे कहते हैं, सिर में दर्द होना, जरूरी नहीं कि खांसी हो, नजला हो, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया और बुखार भी आप कह रहे हैं थोड़ा सा आपको आ रहा है, तो आप कम से कम पहले ये निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोरोना नहीं है। जब तक आप कोरोना का टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको कोई और दवाइयां जो हैं वो देनी पड़ेगी। और अगर आपका कोरोना जांच में कोरोना निकल आता है तो फिर आपको कोरोना का इलाज कराना पड़ेगा अपने डॉक्टर से मिलकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, कई तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है कोरोना को लेकर, कुछ और इसके इलाज को लेकर भी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि सेंधा नमक, या फिर कुछ लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि फिटकरी लेने से कोरोना का इलाज हो सकता है। इस तरह की बातों को और इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं मिलता कि ये पर्टिकुलर चीज जो है कारगर है। जैसे पीछे मैं भी देख रहा था कि पीछे एक होम्योपैथिक की दवाई के बारे में बहुत वायरल हो रहा था वीडियो कि ये दवाइयाँ आप 2-4 बूंदे आप डालेंगे, उसको लेंगे पानी में डाल के, तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी चीजें करके मरीज भ्रम में रहे कि ये ले रहा हूं तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और जो मेडिकली प्रूवन चीजें हैं उनको छोड़ के इन सब चीजों की तरफ भागे। देखिए, मेडिकली प्रूवन जो चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन लेनी है, उल्टा लेटना है, जो कि प्रूव हो चुका है कि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, वो तो करना ही करना है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ ये सोच के कि भाई नहीं ये सेंधा नमक खाएंगे इससे मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक भी महेंद्रगढ़ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मेरा ये सवाल है, जिनको जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनेक वगैरह दवाइयों से जो एलर्जी है, वो क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? जी हाँ, वो ले सकते हैं वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से या किसी और टैबलेट से, जैसे निमेसुलाइड की बात कर रहे हैं, उससे एलर्जी है तो इससे वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपना
डॉक्टरी जांच करा लीजिए, एक बार आपने टेस्ट करा कहीं किसी और चीज से एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको वैक्सीन नुकसान कर सकता है। लेकिन ये जो दवाइयां आप बता रहे हैं इनसे अगर आपको एलर्जी है तो आप वैक्सीन जरूर ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश अपना सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक जगत हमारे साथ समालखा से जुड़ रहे हैं। जगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं डॉक्टर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जो अब नई रसिया की आई है स्पुतनिक 5, इनमें से अच्छी वैक्सीन कौन सी रहेगी? देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने ये हमें अच्छी तरह से समझा दिया है कि जो भी वैक्सीन आप लेंगे वो कारगर है, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, या जैसे बाहर की वैक्सीन फाइजर की या मॉडर्ना की है, ये सारी की सारी कारगर वैक्सीन हैं। इससे आपको कोरोना से बहुत सीरियस लक्षण आने से बचाव रहेगा। लेकिन ये अगर आप सोचें कि भाई जब तक वो वाली वैक्सीन मेरे को नहीं मिलेगी, मान लीजिए आप सोचें कि 92-93% की एफिकेसी वाली फाइजर या मॉडर्ना की मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं ये नहीं लगाऊंगा, उसमें नुकसान है। कम से कम जो आपको अभी अवेलेबल है हमारे कंट्री में वो तो आपको लगवा लेनी चाहिए। उससे ये है कि आपका जो घातक बीमारी से आप बचेंगे और आपको एंटीबॉडीज आपके लेवल शरीर में बढ़ जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर वैक्सीन है वही लगवाऊंगा। जो आपके एरिया में, चाहे प्राइवेटली जो अवेलेबल है या सरकारी डिस्पेंसरियों में, जो अस्पतालों में लगाई जा रही हैं, जो भी आपको मिल रही हैं उनको आप लगवा लीजिए और अपने आप को बचाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगत सिंह जी आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एनके सिंह एक दर्शक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि हमारी मिसेज नवंबर में कोविड पॉजिटिव हो गई थी। डॉक्टर साहब, हमको ये पूछना था जी पूछिए कि हमारी मिसेज नवंबर में कोविड पॉजिटिव हो गई थी और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था क्यूआरजी हॉस्पिटल में। उसके बाद इनको नवंबर के लास्ट वीक में, उसके बाद इनको 20 दिन करीब रही थी। उसके बाद इनको 2 यूनिट प्लाज्मा डोनेट अवेलेबल करा के इनको चढ़वाया गया था। उसके बाद ये फिर तुरंत निगेटिव हो गई और 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर इनको डिस्चार्ज करके घर पर ले आए हम लोग। तो इनको भी क्या वैक्सीन की जरूरत है क्या? ये नवंबर की बात कर रहे हैं, पिछले साल की? नवंबर पिछले साल में सर। हाँ, तो अब ये लगा सकती हैं। अब तो काफी अरसा हो गया, प्लाज्मा भी लगे हुए इनको काफी अरसा हो गया। ये अप्रैल का महीना खत्म हो गया, 4 महीने से ऊपर, 5 महीने से ऊपर हो गए हैं। आप निश्चिंत होकर लगवा सकते हैं वैक्सीन, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एमके सिंह साहब सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आप अपना नाम बताएं और पूछिए अपना सवाल। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अनिल, आपसे अनुरोध है पहले आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद जी, मैं अनिल भारद्वाज करनाल से बोल रहा हूँ। जी हेलो। हाँ जी, मैंने वैक्सीन अबाउट 2.5 महीने पहले फर्स्ट लगवाई थी जी। हेलो, 2.5 महीने पहले अबाउट वैक्सीन लगवाई थी जी। उसके बाद फिर 28 दिन बाद दूसरी लगवाई थी। ठीक है जी। वैक्सीन था। हाँ जी हाँ जी। अब वैक्सीन लगवाए को 1.5 महीना हो गया है। जी जी जी। वैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, तो इसके बारे में कोई और अन्य कोई राय दे सकते हैं आप लोग? इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपने दोनों डोज लगवा ली हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे ये आपको डेफिनेट फायदा होगा कि आपके एंटीबॉडी लेवल आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें ध्यान रखना है कि हमें भीड़ भड़के वाले इलाके में नहीं जाना, मास्क लगा के रखना है जब हम बाहर निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 2 गज की दूरी जिसे कहते हैं वो मेंटेन रखनी है। जरूरी नहीं कि जिसको वैक्सीन लग गया है वो अब कोरोना प्रूफ हो गया है, उसको कोरोना हो नहीं सकता। देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लगी है उनमें भी कुछ ऐसे बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लगने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही हल्का फुल्का बुखार की तरह हो रहा है, बहुत सीरियस नहीं हो रहा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपको लग चुकी है फिर भी आप ऐसी जगह ना जाएं जहां पे बहुत भीड़ हो
और अपने आप को बचा के रखें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब भी आप घर से बाहर जाएं सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों को बार बार धोते रहें। इसी से आपका कोरोना और होने की संभावना और कम हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जिसका न्यू डे मेरे दोनों वैक्सीन लगवा सकता है? योगेंद्र, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दें। जिस आदमी का न्यू डैमेज है वो वैक्सीन लगवा सकता है क्या? योगेंद्र की लिवर डैमेज है, लिवर की बात कर रहे हैं? लिवर की जी, आज इसका लीवर डैमेज है वो वैक्सीन लगवा सकता है क्या? देखिए, लिवर डैमेज है, कितनी आपका जो डैमेज भी डिपेंड करता है कितना है, लेकिन आप वैक्सीन लगाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वगैरह चल रही हैं, जैसे कि कुछ लिवर ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, वो अगर चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर लिवर डैमेज, जिसको आप आम भाषा में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे अल्कोहल वगैरह से हो जाता है या किसी को हेपेटाइटिस होता है उसके बाद लिवर डैमेज हो जाता है, तो उसमें कोई इतराज नहीं है, आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। हाँ सर ऐसा है, मेरी वाइफ को मेफ्टाल के पास एलर्जिक है, क्या मैं उनको वैक्सीन दिलवा सकता हूँ? दिलवा सकते हैं, मेफ्टाल पास से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद उनको हल्का फुल्का दर्द, बाह में दर्द या हल्का सा भारीपन आता है या बुखार आता है, तो पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। मेफ्टाल या मेफ्टाल स्पास आप नहीं देंगे उनको। क्रोसिन की गोली या पैरासीटामोल की गोली या डोलो 650 ये आप दे सकते हैं उनको, अगर उनको वैक्सीन लगने के बाद हल्का सा बाजू में दर्द या भारीपन या हल्का सा बुखार अगर आता है तो पैरासीटामोल दे दीजिए, मेफ्टाल मत दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं कोरोना और इसको इलाज को लेकर, लेकिन कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। जो नया स्ट्रेन जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये 5G का एक इफेक्ट है जो लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात में दम है। ये एक वायरस ही है, जो वायरस हमारी कुछ आम जनता की लापरवाही की वजह से कुछ और नए स्ट्रेन में परिवर्तित हो गया ये वायरस, उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये फैल रहा है। ये कोई जीवाणु है, ये कोई 5G की वजह से नहीं है, ये तो मानना बिल्कुल गलत है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ नरेला से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर, मैंने पहले वैक्सीन लगवाया था 19 को 19 मार्च को। हाँ, तो उसके बाद मेरे को कोरोना हो गया था 5-6 अप्रैल को। ठीक है जी। 5 अप्रैल को कोरोना हो गया, तो मैं शायद 20-22 तारीख तक मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने अब ये 30 तारीख को फिर लगवा ली वैक्सीन। ठीक है, और मैं ठीक हूँ वैसे। जी नहीं, वैसे तो आपको, जैसे हम पहले किसी दर्शक से बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है उसकी एंटीबॉडी लेवल तो बढ़ेंगी। ये जरूरी नहीं कि बहुत मात्रा में बढ़े, किसी की कम बढ़ती है, किसी की ज्यादा बढ़ती है, हर एक का शरीर अलग अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर आपने अब सेकेंड डोज भी लगवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपका शरीर में एंटीबॉडी लेवल काफी अच्छा हो जाना चाहिए और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी अपने सावधानी पूरी बरतिए, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना और भीड़ भड़के वाले इलाके में जाने से अपने आप को रोकिए, क्योंकि आपको एक डोज लगने के बाद भी दोबारा हुआ और वो मामूली बुखार टाइप हुआ, कुछ ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं हुई, तो आपको ये एंटीबॉडी जरूर आपके अच्छे बने होंगे, तभी आपको ये दोबारा जो इन्फेक्शन हुआ उसका बहुत ज्यादा सीरियस प्रभाव नहीं हुआ आपको। लेकिन अभी भी सेकेंड डोज लगने के बाद भी राय यही है
कि अपने आप को बचाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं उसका पालन करिए और अपने आप को संभाल के रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर अपना सवाल पूछने के लिए। और कार्यक्रम का वक्त भी पूरा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ 2 दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, 2 कॉलर हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र हैं और प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनकी सवाल हम ले लेते हैं। पहले धर्मेंद्र काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछिए। सर मैं ना 27 तारीख को मैंने अपना टेस्ट करवाया था, जो कोरोना पॉजिटिव आया हूँ, और मैं घर पे होम क्वारंटाइन हूँ। बट जो 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 27 अप्रैल, लास्ट 4 डे पहले जी हाँ। तो अब क्या है कि मैं जो दवाई ली है ना सर, उस दवाई के बाद मैं क्या है, एक तो खांसी नहीं खत्म हो रही, दूसरा ये है सर कि पेन है शरीर में, पूरे शरीर में पेन रहता है और पूरे दिन नींद आती है। देखिए, ये जो लक्षण है ये कोरोना के ये लक्षण है कि कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी की वजह से आपका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, आप चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे रहें, और आपको खांसी हो रही है। खांसी की वजह से भी मांसपेशियां जो छाती की हैं वो भी दर्द करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये राय दूंगा कि खांसी की जो दवा होती है, खांसी का शरबत, वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके वो लीजिए। और भाप, गरारे और गर्म पानी का सेवन ज्यादा कीजिए, जिससे कि आपका जो खांसी है वो उसमें भी आराम आएगा। और स्टीम वगैरह लेंगे, उससे आपका जो नज़ला वगैरह हो जाता है या जिससे रेशा जम जाता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप अपना ये इलाज करेंगे तो आपको इसमें जरूर राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक प्रवीण हमारे साथ है। प्रवीण, जल्दी से पूछिए अपना सवाल। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। तो लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके साथ इस कार्यक्रम में जोड़े, ताकि आप जितने भी अपने सवाल हैं उनसे पूछ सकें। और आज डॉक्टर एन.के. वर्मा हमारे साथ जुड़े थे। एन.के. वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे तमाम सवालों को, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन लोगों के बीच ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो वायरस के नए रूप से बचाव कैसे करें, यह भी आपको बता दें एक बार फिर से। हाथों की सफाई बेहद जरूरी है। हाथों को बार बार साबुन से धोएं और लोगों से दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के 2 रूप हैं। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है। पूरी तरह ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है। एंटीबॉडीज से युक्त प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। उस प्लाज्मा में संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडीज होती है। ये एंटीबॉडीज पहले ही वायरस से लड़ चुकी होती हैं। ठीक हुए मरीज से 14 दिन बाद ही ले सकते हैं प्लाज्मा। एक डोनर के प्लाज्मा का 4 मरीजों में इस्तेमाल। सरकार को 600 रुपए में वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में दी जा रही है। कोविशील्ड की अगर कीमत की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में प्रति डोज 400 रुपए इसकी कीमत, निजी अस्पतालों में कीमत 600 रुपए प्रति डोज है। देखा गया यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है।
बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण, सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण, सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण, डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण, मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण, त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण, स्वाद और गंध पता न लगना, सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण, पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण, हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना, भ्रम की स्थिति, चेहरे और होठों का नीला पड़ना, देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।